Ajla Kufara. प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। इनको देखने के लिए आपको बता दें कि आप अपने मकामी केबल ऑपरेटर से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नंबर 1 शो 7 से 8 और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास शख्सियत है। हमारे साथ पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन ताहिर सईद के बारे में मुख्तसरन इतना बता दें कि उन्होंने नौजवानों के लिए काफी काम करने की कोशिश की और इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों के लिए यहाँ इंडस्ट्रियां लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी और एजुकेशन पे भी काफी काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि इन्होंने एजुकेशन के हवाले से कई जगहों पे बड़ी बड़ी रैलियां की है। ताहिर सईद के साथ आज तलक सवालों के साथ पूछेंगे वो सवाल जो आज तक कश्मीर की मीडिया हिस्ट्री में नहीं पूछे गए हैं। ताहिर सईद बहुत बहुत खैर में हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक पीडीपी थी यहाँ पर, वजीर आला होता था और बहुत सारे उनके जो है एमएलएज होते थे और असेंबली होते थे। वो पीडीपी है, खत्म हो गई है या अब हुर्रियत के साथ वो जा चुकी है? नहीं, देखिए पीडीपी थी नहीं, पीडीपी है, अभी भी है। पीडीपी अभी भी है और इंशाअल्लाह रहमान रहेगी। क्या है कि आप जिस तरह से इस तनाजुर में देख रहे हैं, मैं जहां तक मैं आपके सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो हालिया जो वाक़ात हुए और उसके बाद जो जिस तरह से कुछ लोग पार्टी से चले गए, तो आप उस तनाजुर में बात कर रहे हैं। आपको खुद समझ आ रहा है कि पार्टी से लोग बात हैं, पार्टी में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री देखेंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वक्त के साथ साथ पहले इवॉल्व होती है, फिर एक पीरियड उसमें एक आ जाता है जहां पे ये वाला दौर भी उनको देखना पड़ता है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप बीजेपी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मतलब इतना जमाना था कि बीजेपी को 2 सीटें रही थी पूरे इंडिया में। इतना टाइम आया कि बीजेपी को उनका कहीं वजूद नहीं था। उनको बीजेएस जो भारतीय जनसंघ थी, उनको भारतीय जनसंघ को मर्ज करना पड़ा जनता पार्टी में। फिर जो वहां पे क्या मसला हुआ, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी बनानी पड़ी 80s में। तो हर एक पार्टी में जो है उतार चढ़ाव आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज करेंगे कौन सी पार्टी? सबसे बड़ी चीज मैं मर्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मर्ज की बात नहीं कर रहा हूं। भाग रहे हैं, पार्टी को बचाइए। देखिए किसी इंडिविजुअल की अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। सबसे बड़ा चीज होता है वो आइडिया होता है, सबसे बड़ा चीज होता है वो इंस्टीट्यूशन होता है। मैंने आपको कहा हर एक इंस्टीट्यूशन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। एक फेज हमने ये भी देखना, आप पहले देख लीजिए पीडीपी जब बनी 99 में, 2002 में हमारी सरकार बनी। कुछ लोग ऐसे आ गए जिनको आते आते ही इक्तिदार मिल गया, जिनको मेहनत भी नहीं कहा जाता है ताहिर सईद की जो पीडीपी है, इन्होंने ताकत तो भारतीय जनता पार्टी से ली जब आपकी पार्टी बनी और वोट यहां जमात इस्लामी से लिया, दोनों के साथ मजाक किया और आज आप गिर गए। देखिए कहने को कुछ भी क्या कहा जा सकता है, स्पेकुलेशंस कुछ भी हो सकती हैं, अफवाहें कुछ भी हो सकती हैं, इधर उधर की बातें कुछ भी हो सकती हैं। आपके बारे में कोई बात कहेगा, अगर मुझे आपको डिस्क्रेडिट करना होगा तो मुझे क्या कहना है? मुझे तारिक भट्ट एएनएन को डिस्क्रेडिट करना है, मैं आप पे कोई इल्जाम लगा सकता हूं। नहीं लगाइए, मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैं डिस्क्रेडिट की बात कर रहा हूं। के बारे में आज बहुत सारी बातें सामने आ रही है। मैं डिस्क्रेडिट करने की बात करें, अब बात समझ लीजिए। देखिए मैं डिस्क्रेडिट करने की बात कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी ये जो परसेप्शन का जो मैनेजमेंट का है, आप इसमें देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी बंदे को डिस्क्रेडिट करना है, मैं कोई भी इल्जाम लगा सकता हूं। पीडीपी से लोग डरते थे, पीडीपी को कहा जाता था कि हर एक के साथ है, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी दिल्ली के साथ, कभी उधर और कभी इधर, और ग्रीन पहन के ही आप देखिए कोई कलर भी नहीं पहन पाते। आपने हर एक को खुश रखने की कोशिश की। अगर साथ थी तो अपने लोगों के साथ थी। प्रॉब्लम हमारा यह है कि हमने खुद अपने आप को इस क्राइसिस में डाल दिया जहां पे हम ये कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। कभी भी ये बात नहीं हुई कि हम कश्मीर के साथ हैं। अगर पीडीपी ने ये कहा कि मैं कश्मीर के साथ हूं, एक वो दरमियाना एक रास्ता निकालने की कोशिश की, आप इससे कहते हैं आप उसके साथ नहीं, आप इसके साथ भी हैं। वो जो दरमियान का जो रास्ता निकालने की कोशिश की, दो सेंटिमेंट्स के बीच, दो कंट्रीज के बीच एक बीच वाला रास्ता निकालने की कोशिश की, तभी आपको लगता है हम उसके साथ। उसके लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? ये मुझे लगता है कि मतलब ये जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पॉन्सर कौन कर रहा था? पॉलिटिकल पार्टी का खुलेआम होता है, फंडिंग कहां से होती है, कौन कर रहा है। ठीक है, हमारी पार्टी के पास कोई एसेट नहीं है, हमारी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है।
इंडिविजुअल्स आते हैं। जेके बैंक में तो सबसे ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स है ताहिर साहब, अभी बहुत सारे जेल भी जाएंगे, बहुत सारों को नौकरी से निकाला जाएगा। आपने जो जेके बैंक की बात की है, मुझे आप एक बार बताइए, अभी 2 साल से उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितने लोगों को बताया गया था जेके बैंक में अपॉइंट किया गया? कितने लोग? हजारों में है, हजारों में 400 लोग थे। और जब अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है 2009 से लेकर आज तक की, जो ये कह रहे हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट, हालांकि आई डोंट कंसीडर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, वो बेसिकली बैंक को अपने इख्तियारात में होता है। वो सवाल आपसे लेकिन आप तो मुझे सवाल कह रहे हैं जेके बैंक का, मैंने आपको ये जो यही डिस्क्रेडिट करने की बात, जब जिस वक्त ये जेके बैंक की बात शुरू की गई, ये सिर्फ और सिर्फ जेके बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की बात की गई थी। और आज आप देख रहे हैं जेके बैंक का हाल क्या है। आपका वाहिद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर कोई था तो जेके बैंक था। आज उसको किस कगार पे लाके खड़ा किया गया है? ये वही लोग थे जो एक एजेंडा पे काम करके इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे थे। चलिए हम मजीद सवालों की ओर आते हैं, और हवाला मनी क्या आप जेके बैंक में रखते थे वो भी पूछूंगा। 370 की बात करते हैं, 370 पर पीडीपी का इस वक्त क्या स्टैंड है? देखिए, पीडीपी का 370 पे जो स्टैंड 5 अगस्त से पहले था, वही स्टैंड हमारा आज भी है। हम अपने स्टैंड से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुए हैं। हम समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिग्निटी पे एक अटैक था, जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी थी और धोखाधड़ी थी। जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ अपने फ्यूचर को वाबस्ता रखने का जो फैसला किया था, उस फैसले को आज किसको ब्लेम करेंगे? किसको ब्लेम करेंगे 370 पर? जिन्होंने हटाया। किसने हटाया? भाजपा ने हटाया उनका। तो फिर उनके साथ हुकूमत क्यों बनाई आपने? जी देखिए, भाजपा के साथ जो आप हुकूमत बनाने की बात करते हैं, हमने भाजपा के साथ हवा में हुकूमत नहीं बनाई। फिर किस पे? हमने भाजपा के साथ एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर हुकूमत बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट का सबसे पहली शर्त जो थी वो ये थी कि 370 या स्पेशल स्टेटस के हवाले से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये तो उनके मैनिफेस्टो में था। आप झूठ बोल रहे लोगों को, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ताहिर साहब, मैनिफेस्टो में तो कहता हूं, देखिए भाजपा गुरुद्वार में बैठते उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट करिए, वो तो वैलिड नहीं है। देखिए क्यों नहीं? देखिए, आप एग्रीमेंट करते हैं, मैंने कहा देखिए मैनिफेस्टो, आप एक अरेंजमेंट करते हैं। आप बात को समझ लीजिए, दो पार्टीज के दरमियान एक अरेंजमेंट होता है। हम दो का जो नजरिया उनका एक नजरिया था, हमारा दूसरा नजरिया था। तो दो नजरिया, फिर आपको कहीं ना कहीं पे अगर आपको कोई मिडिल कोई ग्राउंड निकालना है, आपको पहले देखना कि मैंडेट वैसा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वैसा मैंडेट दिया था, आप जम्मू का अलग थलग नहीं कर सकते थे। और एक गुड इंटेंशन के साथ हमने चाहा कि हम आगे बढ़ेंगे, गुड इंटेंशन के साथ हमने एक डॉक्यूमेंट एक बनाया, वो एजेंडा ऑफ अलायंस कहते हैं। एजेंडा ऑफ अलायंस किसके पास है? पीडीपी के पास अभी भी मौजूद है। वो हमारे पास मौजूद है। एजेंडा ऑफ अलायंस आप निकाल के देख लीजिए। पहली बात, एजेंडा ऑफ अलायंस एक डॉक्यूमेंट है जिस पे बीजेपी की तरफ से एक नुमाइंदा बात कर रहा था, पीडीपी की तरफ से एक नुमाइंदा बात कर रहा था। उन दो नुमाइंदों के दरमियान जो अपनी अपनी पार्टीज की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके दरमियान जो माहिदा तय हुआ था वो वही माहिदा है। और माहिदे की पहली शर्त यह है कि 370 के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और मैं आपको यह दावे के साथ अभी कह रहा हूं कि 3 साल की सरकार के दौरान पीडीपी ने, मुझे आप एक बात साबित करके दे दीजिए जहां पीडीपी ने कहा जाता है कि पीडीपी को तो बीजेपी ने ही लात मारी, आपने तो कोalition गवर्नमेंट तोड़ी नहीं, उन्हीं ने आपके साथ जो है इलाहाद इख्तियार की, क्योंकि आप पे इल्जाम है आप स्टूडेंट पेल्टर्स को यहां प्रमोट करते हैं, आप मिलिटेंसी को यहां बढ़ा रहे हैं, आप लोग पार से यहां हवाला मनी लाते हैं। और 370 पर जब आपने बातें की, आप सीज फायर की बात करते हैं, जबकि मिलिटेंसी यहां पे बढ़ रही थी। तो असल में पीडीपी है क्या? अगर आप बात कर रहे हैं जी, मैंने वही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस की बात करना, नहीं जेल में जाके तो किसी ने बात भी नहीं की बात करना। बीजेपी ने, अगर हमने बीजेपी के एजेंडा को यहां पर फुलफिल होने दिया होता, हम सरकार में होते नहीं। वो तो एजेंडा फुलफिल होने दिया, हमने अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से। अगर आप हुकूमत तोड़ते तो हम समझते, आपको तो बीजेपी ने जो है बाय बाय टाटा कर दिया, टाटा कर दिया, एजेंडा फुलफिल नहीं किया। अगर हमने बीजेपी का एजेंडा करना था, कैसे करते हैं बीजेपी का एजेंडा फुलफिल? आपने अगर बीजेपी को जब ये लगा, जेके बैंक में आपके साथ उनके साथ जो टाइप हो गया था, बीजेपी को जब ये लगा कि उनका जो एजेंडा है वो फुलफिल नहीं होगा, उनका अपना एक एजेंडा है वो फुलफिल नहीं होगा, और पीडीपी जो है और यहां की सरकार और महबूबा जी जो है वो अपने आप को असर्ट कर रही है, वो हमारी चलने नहीं देती है,
تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے حمایت واپس لے لی. تو ٹھیک ہے, انہوں نے حمایت واپس لے لی. وہ جمہور ہم نے مینڈیٹ کا احترام کیا, ہم نے ایک اچھے انٹینشن کے ساتھ سرکار بنائی تھی, اچھی نیت کے ساتھ سرکار بنائی تھی. اب مجھے کیا پتا ہے طاہر بھائی, آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ طاہر صاحب جب بھی بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے مجھے, کیونکہ آج کے شو میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں اور جس سوال کا مجھے جواب نہیں ملے گا میں بار بار پوچھتا رہوں گا. یہ بتائیے محبوبہ مفتی جی پلوامہ جاتی ہے, وہاں پہ ایک ریلی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو گوگل میں دیکھیے گا, یوٹیوب میں دیکھیے, وہ کہتی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہم حکومت بنائے, وہ خواب ان کا کبھی ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ نے تو الیکشن جیت کے ہی حکومت بنا لی, کب تک لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, کب تک طاہر بھائی آپ لوگوں کو مروائیں گے؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے شرم کریے, بچے مر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ایجنڈا چلا رہے ہیں نا کمرے میں بیٹھ کے, گپکار میں بیٹھ کے, اب تو چلے گا ہی نہیں کیونکہ آپ لوگ اب سب جیل جانے والے ہیں. مجھے آپ ایک بار بتائیے, اگر آپ یہ فیصلہ خود کر چکے ہیں کہ جیل جانے والے ہیں وہ الگ بات ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے لوگوں کو, آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. الیکشن میں آپ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, الیکشن کے بعد بھارت ماتا کی جے کہتے ہیں, نہ کسی کی جے اور نہ کسی کی زندہ باد کے نعرہ دی ہے, آپ نے نہ کسی کے جے کی اور نہ کسی کے زندہ باد ہونے کا نعرہ دیا ہے. ہم نے جو کچھ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ہم جب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ایسپریشنز کی بات کرتے ہیں. نہیں یہاں تو آپ نے دھمکیاں دی تھی 370 پہ کہ لوگ مریں گے, کیا جواب نہیں ہوگا نا آپ کے پاس. کیا آپ مانتے ہیں جموں ہمارا حصہ ہے؟ جموں کیوں نہیں ہے؟ کیا جموں ہمارا حصہ ہے؟ جموں کے لوگوں نے بی جے پی کو کتنا ووٹ دیا 2014 میں؟ اس کا مطلب کیا میں جموں کے لوگوں کو اس جیسی ریاست میں, جموں کشمیر جیسی نازک ریاست میں, کیا میں جموں کو الگ رکھ سکتا تھا؟ مجھے یہ بتا, آپ نے پھر کیوں کہا کہ ان کے ساتھ حکومت نہیں بنے گی, خون کی ندیاں بہے گی, ہم بی جے پی کے ساتھ. ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں سے کیا کہا ہے, یہاں پہ کتنے سے, اگر ہم جموں کے ساتھ نہیں کرتے, بی جے پی کے ساتھ نہیں کرتے, حکومت نیشنل کانفرنس نے آفر کیا تھا, ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں سے کرپشن چارجز ہیں پارٹیوں پر. جموں کشمیر کے لوگوں سے ہم نے اپیل کی تھی کہ آپ ایک ڈیسائسو مینڈیٹ دے دیجئے ایک پارٹی کو, ٹھیک ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کا جو مینڈیٹ آیا وہ آپ کے سامنے تھا. اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے, پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, پھر آپ نے مجھے کوئی بات کہی تھی, میرے ساتھ تحریری طور پر یہ کیا. آپ اور میں کوئی آپس میں کوئی تحریر کرتے ہیں تو مجھے کیا معلوم ہے آپ کے دل میں کیا نیت ہے, آپ کے دل میں کتنی کھوٹ ہے. آپ نے میرے سے تحریری طور پر کہا, آپ ایجنڈا آف الائنس کو سمجھیے اور پڑھیے. اگر ایجنڈا آف الائنس پہ واقعی عمل ہوا ہوتا اور بی جے پی نے اچھی نیت کا, جیسے ہم نے اچھی نیت کا مظاہرہ کیا تھا, بی جے پی نے اچھی نیت کا مظاہرہ کیا ہوتا, جموں کشمیر کے حالات آج بالکل مختلف ہوتے. کیا آپ کی وزیر اعلیٰ جو رہی ہے محبوبہ مفتی وہ جھوٹی ہے, جھوٹ بولتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. سچ تو کہیے. بالکل بھی نہیں. کیوں کہا تھا؟ تو آپ جو کہ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے پوچھا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے. لوگوں نے کہا, آپ جب مینڈیٹ آتا تو وہ لوگوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے 40 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, 40 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے جو بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی بھی طرح سے کوئی بھی دھوکے بازی نہیں کی. ہم نے جو کیا اچھی نیت سے کیا, رزلٹ سامنے نہیں آیا, جیسے بھی ہو وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں, آئی تھنک یہ سب چیزیں, اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں, سب حالات میں یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. اگر لوگوں کو لگا پی ڈی پی نے غلط کیا الیکشن میں, لوگوں نے پی ڈی پی کو ووٹ نہیں دیا, لوگوں کا فیصلہ تھا, ہم نے پہلے بھی لوگوں کا فیصلہ سویکار کیا, مانا, احترام کیا, آج بھی کر رہے ہیں. طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر الیکشن ہوں گے, کیونکہ آپ بھی الیکشن لڑیں گے, مین اسٹریم میں ہیں آپ, کوئی سیٹ آپ مل پائے گی آپ کو؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ابھی اس چیز پہ بات کرنا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کون کتنی سیٹیں لے گا, یہ پریمیچور ہے ابھی ان چیزوں پہ بات کرنا. یہ ابھی دور کی بات ہے, کیونکہ ابھی جو حالات ہیں, ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے وجود کی جگہ. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کالا دن منائیں گے 370 پہ, پھر سے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں, 2008 کالا دن منانے کا مطلب دیکھیے, پھر سے لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں. لوگوں کا ہم کسی کو کوئی کالا دن منائے گئے نہیں. لوگوں میں اگر غصہ ہوگا پی ڈی پی کے, دیکھیے یہ جو کالا دن منانا آپ کے پاس ہے سوائے التجا مفتی کے بعد, اگر آپ کے پاس پارٹی میں کوئی ہے نہیں, کی نہیں ہے, بات سننے کی نہیں ہے,
बात ये हमारे हम सब के लिए एक कलेक्टिव लड़ाई है, या आपकी भी लड़ाई है। नहीं, मुझे आप तारिक भट्ट हैं, आप तारिक भट्ट हैं, मैं ताहिर सईद हूं जी। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमारे पास 3 हमने आपको चुना था, हमारा वजूद, हमने आपको लीडर चुना था, फेल हो गए। हमने आपको लीडर चुना था ताहिर भाई, हमने आपको लीडर चुना था, लोगों ने वोट किया था, फेल हो गए हो। आपका मैंडेट ही नहीं है आप कहीं पे। लोगों ने पीडीपी को वोट दिया था, हमने जितना कम टाइम मिला, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। अगर कुछ जिस वक्त लोगों के पास भी जाने का मौका मिलेगा, लोगों के पास हम अपना जो है रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। लोगों को पसंद नहीं होगा, लोग कहेंगे नहीं हम फेल हो गए, तो लोग वोट नहीं डालेंगे। ताहिर साहब, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, तो आपको डर लगता है कि अगर लोग देखेंगे तो कहीं जूते न मारे? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने बिल्कुल नहीं, तो अभी डर नहीं लगता। हम क्यों डरे? किस चीज से डरे हम? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि 370 हटेगा, यहाँ पे खून की नदियां बहेगी, लोग मरेंगे, तो मच्छर भी नहीं मरा। देखिए ये क्योंकि गुस्सा है, ये जो लोगों ने खामोश एहतजाज किया घर में, गांधी के देश में रहने वालों को प्रवोक कर रहे थे ना स्टेटमेंट, गांधी के देश में रहने वालों को ये खामोश, आज आपको गांधी जी याद आ गया, ये खामोश एहतजाज नजर नहीं आता गया। ये लोगों ने तमाचा मारा है। जम्मू कश्मीर में मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो आप लोगों के तमाचा रिएक्ट नहीं किया। हमें क्यों तमाचा है? देखिए हम लड़ रहे हैं, हम अपने, देखिए ये मैंने कहा आप इसको पीडीपी, आप इसको बैटल बना रहे हैं पीडीपी के साथ। ये पीडीपी की बैटल नहीं है, ये सबकी बैटल है। ये पीडीपी की, मेरी अकेली बैटल नहीं है, ये जी की बैटल नहीं है, ये हम सब की बैटल है। करीबन 103 होगा। ताहिर भाई 103 अमेंडमेंट्स हो चुकी है। जो 370 खोखला था ना, लोगों को डराया था आपने कि 370 कुछ नहीं था, जीएसटी लाने वाले आप, प्रोटेस्ट किया गया, आपने ट्रेडर्स को बंद कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको समझाया भाई जीएसटी के बारे में आप जो है कुछ नहीं करिए, असेंबली में इस बिल को पास नहीं, आपने किया। और आपने कहा कि 370 को, उस टाइम भी आपने असेंबली में कहा कि 370 को कोई हाथ ही नहीं लगाया। मैं कितना, आप मुझे जीएसटी पे बात करने का मौका देंगे? बिल्कुल दूंगा। देखिए जीएसटी जब लाया गया, अक्सर इल्जाम हम पर जीएसटी का है, मैं अक्सर जब भी किसी डिबेट में जाता हूं तो अक्सर ये चीज सामने आती है। बहुत सारे इल्जाम है, तो पहला ये बदकिस्मती मुझे ये लगती है कि उस वक्त हम जिस लोगों तक के सही तरीके से पहुंचाने में शायद कामयाब नहीं हुए, और बहुत सा एक कैंपेन भी चल रहा था हमारे खिलाफ, जो अभी भी चल रहा है डिस्क्रेडिट करने की, और जो उसका जो आपकी गलतियां जो है आप एक बात बताइए, हम एक टैक्स रिजीम में काम करते हैं, हम एक टैक्स रिजीम में काम करते हैं, पूरा इंडिया जो दूसरे टैक्स रिजीम में, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, हम वहां से ज्यादा माल लाते हैं यहाँ से ज्यादा माल जाता है, हमारा सामान वहां से ज्यादा आता है, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं, एक बात सुन लीजिए, हमने देखिए, नहीं मैं आपको पहले सिचुएशन बताता हूं, मैं आपको सिचुएशन, पीडीपी ने 103 अमेंडमेंट किया, हमने कौन सी किया है? जो आपने जीएसटी की बात की, मैं आपको जीएसटी की बात कहता हूं, आप जो जीएसटी का कानून हमने बनाया था, आज तक जितनी भी अमेंडमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 43 यहाँ पे 43 और 46 जो एक्सटेंड हुई थी जेएनके में, 45 वो सब बैकडोर के थ्रू हो गई थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो वो क्या हमने कोई नहीं की थी? क्यों नहीं की? हमने एक भी नहीं की। आपको बहुत सारी गिनाऊंगा, हमने पीडीपी ने एक भी नहीं की थी। मैं अपनी पार्टी की बात कह रहा हूं, हमने एक भी नहीं की थी। पहली एक अमेंडमेंट जो आई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये माफी मांगी, माफी मांगी, आप मुझसे देखिए आपने मुझे शो में बुलाया है, आपने जवाब देने का मौका दीजिए। मैं दे रहा हूं। मैं लोगों को, देखिए आपने मुझसे जीएसटी पे सवाल पूछा, मुझे मालूम है कि जब भी मैं एक ना इस पे बात करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, तो अक्सर ये वाली चीजें आ जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो जम्मू कश्मीर का, हमने पहली बार असेंबली को इतना एम्पावर किया गया कि कोई भी अमेंडमेंट बैकडोर से नहीं लाई गई, बल्कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में स्पेशल सेशन बुलाकर 3 दिन बहस करके एक नहीं वरना आप चाहते थे कमरे में, और आप चाहते थे ये गुप्कार में, और नहीं गुप्कार डिक्लेरेशन गुप्कार में जाकर असेंबली में तो होना था, ये तो असेंबली में होना था। असेंबली से बात हो गया करते, 45 क्यों नहीं हुई? नहीं 44 बाकी क्यों नहीं हुई? मैं वो भी बताऊंगा आपको। 44 बाकी क्यों नहीं? असेंबली में नहीं होता, 44 बाकी नहीं हुई ना। देखिए यहाँ 44 बाकी नहीं हुई हमारी, हमने क्यों की? हमने जम्मू कश्मीर असेंबली में करते तो, और फिर आपको जीएसटी वाला कानून आप पढ़ लीजिए सर, असेंबली में नहीं करते तो आप जम्मू कश्मीर का
آپ وہ قانون جو ہے وہ جو امینڈمنٹ ہم نے لائے تھی وہ پڑھ لیجئے. اس میں پوری طرح سے یہ تھا کہ جموں کشمیر کے آئین کے تحت جو فائنانشل اٹونومی جموں کشمیر ریاست کو حاصل تھی وہ برقرار رہے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو جی ایس ٹی کونسل ہے, جموں کشمیر واحد اسٹیٹ تھی جہاں پہ جی ایس ٹی کونسل میں جموں کشمیر کے فائنانس منسٹر یا جموں کشمیر کے ریپرزینٹیٹیو کو ویٹو پاور ہوگا. یعنی آپ کہو گے مجھے اس چیز پہ, آپ کہو گے میں اس پہ 10 روپے کا ٹیکس لگانا چاہتا ہوں, جموں کشمیر کہے گے نہیں جی مجھے 12 روپے کا ٹیکس لگانا ہے. باقی اسٹیٹ کہتے ان کو اختیار نہیں تھا. آپ کہتے میں اپنے اسٹیٹ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ پاور, دیکھو آپ کو چیزیں نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں. ہم نے بہترین طریقے سے جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا, تاکہ ہم دیکھیے ہم نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت, تاکہ ریاست کے سپاہی اسٹیٹس کو, ریاست کی فائنانشل اٹونومی کو نقصان نہ پہنچتے ہوئے, اگر آپ کا جی ایس ٹی یہاں پر نہیں آتا, یہاں پر آپ کی چیزیں جو آپ کو 10 روپے میں ملتی ہیں وہ آپ کو 15 روپے میں مل جائے. تمام چیزوں آپ کے ساتھ کوئی اتفاق ہی نہیں کرے گا. مزید آگے بڑھوں گا. دیکھیے آپ صحیح طریقے میں کہا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ ہم نے جموں کشمیر کی فائنانشل اٹونومی کو بچاتے ہوئے جی ایس ٹی لایا تھا. اچھا چلیے, آپ کا نعرہ تھا سیلف رول, اب آپ اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہے ہیں. وہ سیلف رول تو گیا, آپ اسٹیٹ ہوڈ پہ لوگوں کو مروائیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کس نے مانگا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے. ہم نے تو نہیں مانگا. آپ دیکھیے آپ کے کتنے لوگوں نے کہا ہے. ویسے آپ کی پارٹی میں اب ہے بھی نہیں کوئی, چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن پی ڈی پی نے کہیں پر بھی اسٹیٹ ہوڈ کی بات نہیں. جب ایک بڑا ایشو ہوا میرے ساتھ, جب ایک بڑا ایشو ہو جہاں پہ آپ اپنی پہچان کی یا اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہو, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ چھوٹی آپ کو لگتا ہے کہ 370 واپس آئے گا؟ دیکھیے یہ ایک لمبی لڑائی ہے, ایک لمبی جدوجہد. جو لمبی لڑائی ہے تو اسے بہتر یہ نہیں کہ آپ کمپرومائز کریں, کیونکہ بہت چیزوں پہ آپ کمپرومائز کر چکے ہیں. آپ اس پہ بھی کمپرومائز کریے. مجھے آپ ایک بار بتائیے, آپ جہاں اور جب آپ کی ہیوملیشن ہو, جب آپ کی ہیوملیشن, یعنی پی ڈی پی کی ہیوملیشن ہوئی تو آپ کو جب آپ نے امرناتھ یاترا میں آپ کے منتری نے, پھر آپ ایکسپوز ہو گئے. دیکھیے آپ, جب میں کہتا ہوں نا, میں نہیں کہتا ہوں, میں کشمیری قوم کی بات کر رہا ہوں, میں جو ہیوملیشن کی بات کر رہا ہوں, میں پوری, آپ دیکھ لیجئے کیا وہ 5 اگست کا وہ دن آپ بھول جائیں گے جب پارلیمنٹ میں 370 کو ہٹانے, 35 کو ہٹانے اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا بل لایا گیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ایروگنس کے ساتھ میز تھپتھپائے جا رہے تھے. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہیوملیٹ کیا جا رہا تھا, ان کی بے عزتی کی جا رہی تھی, عزت کو سارے عام نیلام کیا جا رہا تھا. میں اس عزت کی واپسی کی بحالی کی بات کرتا ہوں. آپ مجھے چھوٹا ایشو پوچھنا, اسٹیٹ لائیں گے آپ؟ اسٹیٹ کہاں ہے؟ طاہر بھائی مزید سوال بھی سنیے. محبوبہ جی, راجناتھ سنگھ جی جب وہ ہوم منسٹر تھے, ان کے ساتھ ایک پریس بریف کرتی ہے 2008 کا جب ہوا تھا, اور اس میں وہ کہتی ہے کیا بچے, وہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آج تو یہ سوال پوچھنا ہی چاہیے طاہر صاحب سے. یہ بتائیے آپ نے جو وہاں پہ ایروگنس دکھائی تھی, اور لگتا ہے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور آپ جیل گئے. آپ نے کہا بچے مٹھائی لانے جاتے تھے, یہی کہنا تھا آپ کو؟ لگا تھا کہ بی جے پی آپ کے ساتھ ہے, سینٹرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, اب آپ لوگوں پہ ٹینک چلائیں گے, گولیاں چلائیں گے. آپ نے کیا کیا اسٹیٹمنٹ نہیں دی اس ٹائم. محبوبہ مفتی جی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک میچور پولیٹیشین ہے؟ جہاں مفتی سعید صاحب ہونے چاہے تھے وہاں محبوبہ مفتی آ گئی. دیکھیے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, ایک چیز جو بڑی میں نے وائرل مطلب بھی ہوئی بات میں, آپ جرنلسٹ ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ اس پریس کانفرنس میں تھے یا نہیں تھے, وہ ایک کانٹیکسٹ میں جواب دیا گیا تھا, لیکن اس کا تھوڑا سا میری بات سن لیجیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, ایک مختصر سا 30 سیکنڈ میں. جی بچپن کا ہے, تو 2003 کی بات ہے, امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا, تو ہم کیونکہ پورے جہاں کا درد ہمارے سینے میں, ہم بھی نکلے جلوس لے کر. تو میں 10th میں پڑھتا تھا, تو جب ہم پورے جلوس لے کر, تو راستے میں جا کے بچوں نے کہیں پہ کسی ایک نا غریب بیکری والی دکان کے پر پتھر بھی مارے. تو میں اسکول سے نکلا تھا, تو میں جب واپس گھر پہنچا تو میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے مجھے پکڑا, انہوں نے میرے منہ پہ 2 چانٹے مارے. تون کاشر پاٹ دوپن اور اس کا مرنے گمت. وہ ایک باپ کا درد تھا, وہ ایک باپ کا درد تھا جو اس نے ایک وہ جو کیئر, آؤٹ آف کیئر, وہ اس کو پریشانی تھی اس سے.
महबूबा जी के स्टेटमेंट को आप अलग कॉन्टेक्स्ट में मत देख लीजिए। वो एक मां का दर्द था, अगर और फिर उन्होंने उस चीज पर माफी भी मांगी, आजारी हुई नहीं, मुझे मैं सब भी कह रहा हूं। देखिए वो दैट वाज आउट ऑफ, देखिए वो प्यार, वो केयर का इजहार था, वो प्यार का इजहार था, वो केयर का इजहार था। आप होम मिनिस्टर को खुश करना चाहते थे, आपने झूठ बोला, उनके हालात ठीक है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गए, आप एक्सपोज हो गए, उन्होंने आपको कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं, पीडीपी एक मकसद एजेंडा चला रही है, आप एक एजेंडा चला रहे हैं, मेरे एजेंडे में आप एक्सपोज हो गए, इसीलिए वजह है कि पीडीपी का नाम ही नहीं रहा। आपने वहां पे क्या कहा कि यहाँ पे एसटीएफ होती थी, वो बच्चों को ले जाती थी, अगर आप जजमेंटल होना चाहते हैं, आप खुद ही फैसला सुनाने चाहते हैं, मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं आपकी गलती गिना रहा हूं ताकि आप कल महबूबा मुफ्ती और उनसे कहिए महबूबा जी आपसे ये गलतियां हुई हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम करना, मैं अवाम हूं, आप जर्नलिस्ट हैं और मेरा काम, और मैं एक पार्टी का नुमाइंदा यहां पे हूं, मैं मेरा काम है जवाब देना। आपने मुझसे सवाल पूछा, चलिए बताइए, मैंने आपसे आपके सवाल का जवाब दे दिया। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। देखिए वो आपका काम है, आप सवाल पूछ लीजिए, 10 बार पूछ लीजिए, 10 बार ताहिर सईद का यही जवाब होगा, बताइए 10 बार ताहिर सईद का यही जवाब होगा जो मैंने आपसे कहा। और जो आप फिर जजमेंटल बनना चाहते हैं, आपने कहा गवर्नमेंट गनमैन, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था वहां पे गवर्नमेंट गनमैन थे, यहाँ पे वो ले जाते थे बच्चों को यहाँ पे। देखिए महबूबा जी के साथ अगर लोगों का गुस्सा है या लोगों ने गुस्से का इजहार किया, या लोगों को लगा कि नहीं ये बात यहां नहीं कहनी चाहिए, वो क्यों कही लोगों ने, अगर उमर अब्दुल्ला ये बात कहता, कोई और कहता, लोगों को दुख नहीं होता। महबूबा जी से उनके साथ ज्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि महबूबा जी ने हमेशा आप उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात की है, उन्होंने हमेशा लोगों की डिग्निटी की बात की है। और फिर जब उन्होंने उस वक्त बात कही, मैंने आपको कहा आप कॉन्टेक्स्ट भी देख लीजिए, थोड़ा कभी कभी कम्युनिकेशन में भी कभी आप कुछ कहना चाहते हैं उसमें भी गलती हो जाती है। प्यार भी था जो लोगों के तई जो जिसका उन्होंने इजहार किया था, बच्चों के तई वो परेशानी का जो जिसका उन्होंने इजहार किया था। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही, 3 बार आज तक ये बात कही कि जिस दिल आजारी हुई है मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। चलिए इसका मतलब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। अच्छा, पीडीपी पे एक बड़ा इल्जाम है कि इनका जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है। कहीं ये फोन पर जब पार्टी बनी थी फोन पर कन्वर्सेशन हुई थी हुर्रियत के साथ, और आज आपसे ये भी लोग कह रहे हैं कि जो आप पीछे पीछे एजेंडा चला रहे हैं, क्यों ना आप हुर्रियत को ज्वाइन करें, आपको अच्छा मौका है, क्योंकि हुर्रियत के पास भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, तो आप स्टेटमेंट दे दे ताहिर। देखिए मैंने आपसे एक बात कही ना, वही देखिए पीडीपी जो है, पीडीपी एक आइडिया एक है, पीडीपी एक इंस्टीट्यूशन एक है। अब आप इसको कहते हैं हम यही हमारा प्रॉब्लम है, हमने खुद ही अपने आप को डिवाइड कर दिया उस कैंप में और इस कैंप में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बात करेगा, एक वाला साइड जो होगा, ये वाला साइड भारत वाला साइड, वो आपसे कहेंगे आप पाकिस्तानी, पाकिस्तानी वाला साइड कहेगा आप भारत के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ किसके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है। आज फंस गए सवाल। देखिए जम्मू कश्मीर देखिए आप मुझसे देखिए हिंदुस्तान के बारे में बात करिए, क्या पीडीपी हिंदुस्तान के साथ है या नहीं? देखिए हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो नेहरू का हिंदुस्तान था। नहीं वो हिंदुस्तान है, आज पीडीपी है, कल कौन सा रहता है। देखिए हमने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, हमने इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप हिंदुस्तानी है, मैं कश्मीरी हूं और हिंदुस्तानी भी है, बिल्कुल। मैंने माना है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए मैं हिपोक्रेट क्यों बनूं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, मैंने कसम खाई है उस कॉन्स्टिट्यूशन की। मुझे लगा मैंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, मैंने उसी डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी को, उसी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां दी हैं। अच्छा तो मैं क्यों इनकार कर, मैं हिपोक्रेट बन के आपको बोलूं नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मेरी सबसे पहली पहचान जो है कि मैं एक कश्मीरी हूं। बिल्कुल वो मेरी पहली पहचान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मजीद में सवाल पूछूंगा जो काफी तल्ख भी है, और आप इल्जाम जो लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि पीडीपी के पास अभी सिवाय पीडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के बगैर कुछ बचा नहीं है। देखिए ये मैंने आपसे वही आप फिर खुद ही फैसला सुनाते हैं, मैं तो ये वक्त आने देखिए ये चीजें जो है ना, ये एक मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत ये चीजें जो बनाई जा रही है कि पीडीपी के खत्म हो गई। आपको लगता है कि हमारे सवाल साजिश है? मैंने
कि एक परसेप्शन जो बनाया गया है ऐसा, आप तक भी यही सवाल पहुंच गया, आपके जहन में भी यही सवाल आ गया। नहीं, हम पहले पीडीपी, मैंने आपसे देखिए पीडीपी एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं और जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में लोग आते हैं जाते हैं। कई पार्टीज हैं, उनको अप्स एंड डाउन्स उनको देखने पड़े। इस वक्त कांग्रेस पार्टी का भी आप देख रहे हैं, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, नहीं, पार्टीज खत्म नहीं होती हैं। इंडिविजुअल्स जो है ना, देखिए जब इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में इंडिविजुअल की ज्यादा अहमियत नहीं होती है। पीडीपी एक इंस्टीट्यूशन है, पीडीपी पिछले 20 साल से यहाँ पर 21 साल से यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है। 2 बार हमारी सरकार भी रही, और लोग इससे पहले भी लोग आते थे, लोग जाते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 1984 में जो है फारूक साहब के तकरीबन 20 एमएलए निकले थे, तो फिर नेशनल काम थोड़ी खत्म हो गई। नहीं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। जो कश्मीर के साथ इस्तेसाल करेगा, जो भी हमारे बच्चों को मारेगा, उसने खत्म नहीं होना। आप मुझे इस्तेसाल की बात कर रहे हैं, किसने इस्तेसाल किया, क्या आप पे इल्जाम है? इल्जाम बताइए मुझे। मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन जब टाइम आएगा, मेरे पास एक घंटा है, मैं ऐसे इल्जाम लगूंगा, देखिए ऐसे इल्जाम लगूंगा। देखिए सबसे, मैंने आपको पहली बात भी कही, इस वक्त सबसे बड़ी चीज अगर कोई है, सबसे बड़ी चीज अगर कोई हमारे पास इस वक्त है, वो ये है कि हमें इस वक्त अपने वजूद की जंग लड़नी। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये सब चीजें जो हैं, अच्छा, पार्टी किन बुनियादों पर टूटी? पार्टी किन बुनियादों पर टूटी? क्या हुआ? ये अल्ताफ बुखारी साहब हैं, बाकी बातें, क्या आपको लगता है? अगर आपने मुझसे इससे पहले सवाल पूछा था कि आपने बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज किया, बाकी चीजें, अगर हमने बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज किया होता, क्या हमारी पार्टी तोड़ देते वो लोग? नहीं, तब तो नहीं टूटी थी। नहीं, आप मेरी बात बताइए ना, क्या वो हमारी पार्टी को तोड़ते? नहीं, क्या मैडम की पार्टी, क्या मैडम को यहाँ पे लोग दिखते हैं, क्या दिखते हैं यहाँ पे तो देखिए वो किसी इंडिविजुअल की, देखिए कोई इंडिविजुअल भी बिक सकता है, आप भी बिक सकते हैं, बिल्कुल, आप इंडिविजुअल बिक सकते हैं। तो मैं जिस तरह पीडीपी के लोग बिके हैं, मुझे कंट्रोल नहीं है। देखिए किसी इंडिविजुअल पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है। आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेंगे? आप इंडिविजुअल लेवल पे आपका क्या फैसला होगा वो आपका है। आज पछतावा हो रहा है कि बीजेपी के साथ अलायंस करके गलती हो गई? देखिए मैं आपको ईमानदारी से एक बार बताता हूं, बीजेपी के साथ अलायंस का लिया गया फैसला एक अच्छी नीयत से लिया गया फैसला था। नहीं, लेकिन आप सवाल का मुकम्मल जवाब तो सुन लीजिए। आप बीजेपी के साथ अलायंस का लिया गया फैसला अच्छी नीयत से लिया गया फैसला था, जिसमें उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम ये 10 चीजें करेंगे, और हमें यह लगा था कि अगर ये 10 चीजें होती हैं तो उससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। उन्होंने वो अपने वादों पे कायम नहीं रहे, उनकी नीयत में खोट थी, हमारी नीयत में खोट नहीं थी। हमारी तरफ से जितना भी सपोर्ट था हमने मुकम्मल दे दिया यहाँ पे सरकार को चलाने के लिए। साहब, मेरे पास वक्फा के बाद मैं बराबर यही बात पूछूंगा, यही सवाल आप पूरा करिए, लेकिन यहाँ पर तिजारती वक्फा ताहिर से जो पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है, मजीद तलक सवाल मैं पूछूंगा इनसे, लेकिन इस तिजारती वक्फे के बाद। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तबी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। तिजारती वक्फे के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है, नौजवान लीडर है, और मैंने पहले कहा कि इनका जो ख्वाब था वो एजुकेशन के हवाले से काम करना था। उम्मीद करेंगे कि अगर ये साफ और पाक नीयत से काम करना चाहते हैं एजुकेशन पे, ये कर पाए और अवाम इनका साथ भी देगी ज़रूर। और ताहिर साहब, मज़ीद तलक सवालों के साथ हम प्रोग्राम में फिर से आपका
स्वागत करते हैं। मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा पीडीपी के बारे में। इल्तिजा मुफ्ती जो कि डॉटर है महबूबा मुफ्ती जी की, वो अपनी वालिदा का यानी महबूबा मुफ्ती जी का ट्विटर इस्तेमाल करती है, धमकियाँ भी देती है, टीवीज़ पे आती है। क्या अभी कोई एजेंसी जो है उसको प्रमोट करना चाहती है ताकि महबूबा मुफ्ती को इग्नोर करके इल्तिजा मुफ्ती को आगे लाया जाए, जबकि वो यहाँ पे एक वोट भी नहीं ले पाएगी? आप, मुझे लगता है कि आप एक गलत शख्स से ये सवाल कर रहे हैं, या आपको तो आप ऑलरेडी उनसे उनके मुखालिफ होंगे, अच्छी बात है। आप ऑलरेडी उनकी मुखालिफत में है, आप ऑलरेडी उनके खिलाफ, अच्छी बात है। ताहिर साहब, आपने सवाल पूछा, यही हमारा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बुनियादी प्रॉब्लम यहीं पे है कि जब भी कोई ट्विटर चला के आप लोग करता है, जब भी कोई काम करना शुरू करता है, फिर भी आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे आपने एक बंदे को, आपने किसी को आने से किसी ने बात करनी शुरू की, आपने उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। नहीं, डिस्क्रेडिट नहीं जानता है वो कैसे जो पूरे नहीं। महबूबा मुफ्ती जी अगर बताए भाई वो टीवी पे धमकियां दे रही है, वो फिर भी वो बात ट्विटर चला रही है, क्यों चला रही है? यही प्रॉब्लम है। मैंने आपसे धमकियां, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, धमकियां यहाँ पे आपने हमारा 370 को एब्रोगेट करके आपने जो यहाँ पे खंजर मारा, फिर भी वो दिल्ली में एंजॉय कर रही है और यहाँ पे लोगों को मरवा रहे हैं। अब मेरे सवाल का जवाब सुन लेंगे? बताइए। यही सबसे बड़ा बुनियादी प्रॉब्लम शुरू अभी किसी शख्स ने बात भी नहीं की है के बारे में भी पूछूंगा। मैं तसद्दुक, देखिए आप मेरे सवाल आप कुछ नहीं कहे ताहिर भाई, मैं तो हर कोई सवाल पूछूंगा। आपने जो एलिगेशन है, मैं किसी ने बात की, आपने उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। डिस्क्रेडिट नहीं है, उसमें मुझे जानता ही नहीं है, वो आपने मुझे बताइए इल्तिजा मुफ्ती के बजाय आपने लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? आपको कहा जा रहा है कि शहीदों की फैमिली है, क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है पीडीपी शहीदों की फैमिली, क्यों नहीं आपने लोगों को मौका दिया? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ताहिर भाई, सच्चे सवाल है, कड़े सवाल है, बताइए। मैंने आपसे कहा, अगर मैं आपसे फिर दोबारा बात करता, बताइए। अगर मुझे तारिक भट्ट को और एएनएन चैनल को डिस्क्रेडिट करना होगा, मैं केयर ही नहीं करता, मैं कहूंगा कि तारिक भट्ट की चैनल को हिंदुस्तान की कोई एजेंसी फाइनेंस करती है, तारिक भट्ट की चैनल को आरएसएस फाइनेंस करती है। बताइए, डिस्क्रेडिट करना होगा, करिए ना, कर दिया आपने, बोलते कर दिया। यहाँ पे जिसने 10 बार ये बात बोली, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आरएसएस कहिए, आप बीजेपी कहिए, आप कोई एजेंसी कहिए, अगर किसी ने लोगों की बात बनाया यहाँ पे, जब से पीडीपी आ गई है यही चीजें हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आप लोगों ने क्या किया है? आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक साल का ग्राफ में बता दूं आपको, 370 के बाद जो अचीवमेंट्स हुए मेरे हाथ में, आप लोग तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या अचीवमेंट हो गई? आप शौचालय बनाए, टॉयलेट्स बनाए, वो अचीवमेंट है? नहीं, सब्जियां उगती है, वो अचीवमेंट है? कॉलेज बनाए, कश्मीरी, यही प्रॉब्लम हमारा है, कश्मीरी जो भी बात करेगा डिस्क्रेडिट कर दो उसको, एजेंसीज का बंदा पता डिस्क्रेडिट करो, खत्म कर दो, क्योंकि आइंदा बात करने के लायक ना रहे। ये चीज आप गुस्सा हो रहे हैं, ये चीज चाहते हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती को आप प्रमोट करना चाहते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको बुला के पूछना चाहिए था उनको, लेकिन पार्टी पे अटैक किया, इसलिए मैंने आपसे कहा पार्टी पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी गलतियां गिना रहा हूं, आप लोग की गलतियां गिना रहा हूं ताहिर भाई। किसी बंदे को, किसी शख्स को नहीं, बात करने से पहले ही बात करने, जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला होगा, मैं कौन होता फैसला करने वाला? आप बता सकते हैं आपने मैंने आपसे कहा, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मैं आपके चैनल पे आया, आप इल्तिजा मुफ्ती पे गुस्सा, नहीं, इल्तिजा मुफ्ती पे गुस्सा, मैं आपसे गुस्से की बात नहीं है, उस पे भी गुस्सा है। देखिए, बात उस चीज की नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं तारिक साहब, अपना इत्मीनान से बात सुनिए। बताइए कि कोई शख्स अगर कश्मीरियों की बात करता है, आप दूसरे दिन ही उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये आइंदा बात करने के लायक ना रहे। मैं आज आपकी चैनल पे हूं, शाम को ही कोई और बंदा डिस्क्रेडिट करना शुरू करेगा, देख लीजिए अभी चैनल पे आ रहा है, बाकी तो डिफरेंट चीजें बातें बना कर मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड अपना मुझे टाइम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इल्तिजा, मैं फिर से आपके सवाल का जवाब ये है, आपके सवाल का जवाब मैं सवाल फिर से पूछूंगा ताहिर भाई, मैं फिर से सवाल पूछूंगा। मुझे बताइए, इल्तिजा मुफ्ती अभी काफी प्रमोट हो रही है सोशल मीडिया पे, टीवीज पे आके, और अपनी माँ का वो ट्विटर भी चला रहे। मैं कह रहा हूं क्या उसको सीएम लाना चाहते हैं? देखिए अगर लाएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों को चुनना है, लेकिन आप स्पोक्स पर्सन है, आप ड्राफ्ट पॉलिसीज आप लोग करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये पूछते हो पीडीपी खत्म हो गई है, फिर दूसरे कहते हो, फिर दूसरे कहते हो सीएम बनाना चाहते हो। देखिए, आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल मैं समझता हूं कि ये सवाल एक शख्स को जो कश्मीरियों की बात कर रहा है या कर रही है,
اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی نہیں، وہ تو اپنے والد کے لیے لڑ رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ نے بلیک ایک منظم سازش کے تحت پہلے سے ہی وہ نہیں ہوں گے پرووک، ایک منظم سازش کے تحت، ایک منظم سازش کے تحت پہلے سے ہی یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آپ کے پہلے سوال کا میں نے جواب دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ ایک منظم سازش کے تحت کشمیر کے انسٹیٹیوشنز کو، یہاں کے انڈیویجولز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ یہاں کوئی بات کرنے کے لائق نہ رہے، کوئی بات نہ چلے، کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں شک بڑھا دو. نہیں، شک نہیں ہے، کے بارے میں شک بڑھا دو. حقیقت یہ جو سوال طلب، کیونکہ دیکھیے آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس پاور تھا، طاہر بھائی آپ سے سوال کرتے آپ بند کر دیتے، اب تو آپ نہیں کر سکتے، آپ ہے نہیں. آپ دیکھیے مجھے اب ایک بات ہم نے کسی کو بند نہیں کیا، کھلی آزادی ہے، کھلی آزادی کسی کو بند نہیں کیا، کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں جب میں سرکار میں تھا تبھی کسی کو ہم نے بند نہیں کیا، نہیں تبھی کسی کو بند نہیں کیا، تبھی کسی کو بند نہیں کیا، کھلی آزادی. ہزاروں لوگ ہیں 2008 میں کیا ہوا. اچھا چلیے مزید سوال میں پھر سے پوچھوں گا. دیکھیے ہر ایک کی رائے ہے، میں یہ بھی دعا کروں کہ کل طاہر صاحب جو ہے وہ سی ایم بنے، اس میں کوئی لوگ چنیں گے آپ کو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا ہے اور پوچھوں گا جب تک نہیں ملے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ التجا مفتی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایز اے جرنلسٹ، میں جرنلسٹ خود کو نہیں کہتا، لیکن چلیے آپ کو آج یہاں پہ لایا ہے، اسٹوڈیو لایا تو سوال پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ آج ٹویٹ کر رہی ہے، بڑے اچھا لکھ رہی ہے، انگلش اچھی بول لیتی ہے، تو کیا اب نئی ایک محبوبہ مفتی جی سامنے آ رہی ہے؟ اور اچھی بات بھی ہے طاہر بھائی، آپ اس کی تعریف کریں. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، نہیں ملا جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، پہلا سوال آپ کا، اس کا میں یہی جواب دوں جو آپ نے پہلے کیا. بتائیے. وہ ایک اٹیمپٹ تھا، ایک کوشش تھی ایک انڈیویجول کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، نمبر 1. نمبر 2، وہ محبوبہ جی کی بیٹی ہیں، بالکل محبوبہ جی جیل میں تھی، ان کا جو ریئیکشن تھا وہ نیچرل ریئیکشن تھا ایک بیٹی کا، اور ایک بیٹی کی حیثیت سے، یعنی وہی تو پوچھ رہا ہوں، وہ اپنی ماں کے لیے لڑ رہی ہے، قوم کے لیے نہیں لڑ رہی ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ اپنے طاہر بھائی بہت اچھی بات. میں خوش ہوں گا. دیکھیے ان کی جو اس وقت جو ریئیکشن سامنے آیا، ان کی ماں بند تھی، جو امیڈیٹ ریئیکشن. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس لیے اتنے دنوں سے بات کر رہی ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے، وہ پچھلے 1 سال سے مختلف فورمز پہ جا کر جموں کشمیر کے لوگوں کی جو بات کر رہی ہے، ان کی ڈگنیٹی کی بات کر رہی ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے، مطلب چینلز پہ جا کے، نیشنل پہ، لوکل پہ، ایوری ویئر وہ بات کر رہی ہیں، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہی ہے. ابھی آپ نے کہا ماں کا درد ہے، آپ نے کہا پہلا، وہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. جب آپ نے کہا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، میں نے کہا کہ جب وہ ریئیکشن پہلے آیا، فرسٹ جب وہ تھا، وہ ایک بیٹی کا درد تھا، نہیں درد تھا، اس کی ماں بند تھی، تو امیڈیٹلی نیکسٹ ڈے اس نے دے دیا. اور پہلا جو اس نے کیا تھا، پہلا جو اس کو آڈیو آیا، اور اس کے بعد جتنا بھی انہوں نے 1 سال سے بات کی ہے، وہ 1 سال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے وہ مسلسل ہر ایک فورم پر جموں کشمیر کے لوگوں کی بات. مجھے ایک ہی وائس تو ابھی رہ گئی، ایک ہی وائس تھی جو بات کر رہی تھی، اور اب آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. میں نے کچھ جانتا ہے، بالکل بات کرے گا. اگر ہر ایک میں کر رہا ہوں، کہا جا رہا ہے کہ یا تو تصدق مفتی کو محبوبہ جی آگے لانا چاہتی تھی، اپنے اس جو کہ فلم میکر تھا اس کو انہوں نے جو ہے منتری بنا دیا، جس کو ABCD پالیٹکس کی پتہ نہیں، اس نے خود کہا میں بننا نہیں چاہتا، بہت سارے نیوز اس پہ آئی ہے، خبریں چلی کہ وہ بننا نہیں چاہتے، اس کو فورس کیا گیا. پھر ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اچھن میں، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں پہ جو آپ لوگ یہ چاہتے تھے نا مافیا بنانا، وہ تو بنے گا ہی. طاہر بھائی دیکھیں، آپ جو مجھ سے یہ میں نے آپ سے وہی، آپ دیکھیے آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کا تعلق میرے ساتھ دور کا بھی نہیں ہے. میں آپ کو طاہر بھائی، میں نے آپ کی ذات پہ سوال ہی نہیں کیا، آج کے حالات کے بعد پوچھ رہا ہوں. یہ پچھلے سوال پوچھے جائیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں سوال پوچھے جائیں گے، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا آپ کو پوچھا جائے گا، لوگ آپ کا کالر پکڑیں گے. یہ پارٹی کا حق ہے، یہ PDP کا حق ہے، نہیں پارٹی کا حق ہے کہ کون، ہر ایک انڈیویجول کا اپنا حق ہے کہ کون پارٹی میں آنا چاہے گا یا کس کو ہم پارٹی میں لانا چاہیے. تو پارٹی سے لوگ خفا تھے کہ وہ بھاگے، جو لوگ آپ سے بھاگے، وہی لوگ میٹنگ میں آ کر سب سے پہلے یہ چیز کہہ رہے تھے نہیں ان کو لانا چاہیے. آپ کیا جو لوگ آپ سے بات کہہ رہے ہیں نا، وزیر اعلیٰ جو پارٹی سے نکال دیتے ان کو، دیکھیں جو لوگ نہیں کوئی مجبور، دیکھیں یہی تو پرابلم ہے.
आप जो ऐसे हवा वैसे बना रहे हैं ना, आप ऐसा लोगों से माहौल डर क्यों बना रहे लगता हैं। है? वैसे आप लोगों से डर क्यों लगता है? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात करता हूँ, पीडीपी की बात करता आपको हूँ, लगता क्यों होगा डर डर, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को लगता है किसी डर। को नहीं लगता। आपको लगता है। चलिए, बताइए JK आपका इंडिविजुअल क्या मसला है, लेकिन किसी को नहीं, नहीं मेरा कोई मसला नहीं है ताहिर भाई, मैं आपसे बहुत प्यार भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लीडर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और एक मैं स्टेटमेंट आपके सामने सुनवाता हूँ, वो जो हमारे सत्यपाल मलिक रहे थे गवर्नर, उन्होंने कहा, जो जेके बैंक पे आपने कहा था कि आप मुझे पूछना चाहते थे, लेकिन अब मैं जेके बैंक पे आऊंगा। उन्होंने कहा था कि वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है और पीडीपी के वर्कर्स वहां लगे। अब आप कहेंगे नहीं, उस पर एक एफआईआर भी है, एसीबी का एफआईआर भी है। तो आप अपने लोगों को, और आपके भी ताहिर भाई कुछ लोग होंगे जेके बैंक में। देखिए 4 अगस्त को एसीबी ने एक लेटर निकाली थी, नहीं लेटर निकाली थी महबूबा जी को, जी। आपने पढ़ी होगी वो लेटर। बिल्कुल बताइए। उस लेटर में क्या लिखा है? उस लेटर में उनसे एसीबी 4 अगस्त को, 5 अगस्त को 370 और 35A का मामला होता है। 4 अगस्त को उनको दबाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए 4 अगस्त को ये एक लेटर एक निकालते हैं उनको, उसे कहते हैं, लेटर का जो टेक्स्ट है वो पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपके थ्रू अपॉइंटमेंट्स हुई है, बल्कि इतना लिखा है कि बैंक में अपॉइंटमेंट्स हुई है, क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? तब नहीं मेरे पास, तब पहले ऑलरेडी बैंक, एसीबी पहले ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, जब हमारे दिल में चोर है ही नहीं, इन्होंने कोशिश की थी डराने की, महबूबा जी नहीं डरी, क्योंकि महबूबा जी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने वाली थी और उनको डराने की कोशिश कर रही थी। गुपकार डिक्लेरेशन होने वाला था, उनको डरा, जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं था। सत्यपाल मलिक साहब ने जो ये पूरा, मैं आपको कह रहा हूं, 370 को हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए एक मुनज्जम साजिश के तहत मैं दोबारा दोहराता हूं, इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। सत्यपाल मलिक के आप स्टेटमेंट देख लीजिए, वो ओपनली मिलिटेंट्स को बोल रहा था इनको मार डालो, क्योंकि वो कह रहे थे आप मेरी बात यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े मकान है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर वो एक ऐसी रियासत से आया है जहां तो खुद को कुछ कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर एक फलती फूलती रियासत है। यहां पे उन्होंने देखा तरक्की देखी, यहां पे उन्होंने घर के मकान देखे, यहां पे आपको शेल्टरलेस जीरो, होमलेस जीरो, हर एक के पास अपना घर है। आप यही के रहने वाले, हर एक के पास अपना घर, छोटा ही है लेकिन घर है। बाहर तो वो वहां पे ना, एंट्री से वो तो सामने आएगा। चलिए, आप कह रहे हैं उन्होंने एक, देखिए ये ग्राउंड बनाना था पहले, ये तैयारी करनी थी इस चीज की कि सबसे पहली रुकावट अगर कोई है वो ये मेन स्ट्रीम के लीडर हैं। किस चीज में? 370 को हटाने में, 35 को हटाने में ये लोग रुकावट है। सबसे पहले हुर्रियत वालों को एनआईए के थ्रू पकड़वाया, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको जेल भरो ताकि वो आवाज ना उठाए। यहां से मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करो। डिस्क्रेडिट करने के लिए करप्शन, मुझे आप एक को बताइए, 2 साल पहले उन्होंने इल्जाम लगाया, 2 साल में आप साबित क्यों नहीं कर पाए कुछ, कोई चीज गलत नहीं कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे लोग भी जेल जाने वाले हैं। जब साबित होगा तो देखिए, मुझे आप यही बात मैं आप कह रहा हूं ना कि वो तो फैसला तो आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा ना। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग। नहीं कह रहे हैं कि कोविड की वजह से आप लोग बंद नहीं है। अच्छा, वैसे कहा जा रहा है कि आपको अब गुपकार छोड़ना पड़ेगा, तो अफसोस हो रहा है? नहीं, मुझे हमें क्यों अफसोस होगा, क्योंकि बड़े लग्जरियस लाइफ वहां पे, एसी लगे हैं, पहाड़ खूबसूरत है, अब आपको कहीं भेज दिया जाएगा, तो अपील करेंगे पीएम मोदी से कि नहीं, हमें गुपकार से नहीं निकालेंगे। देखिए जो लोग, क्योंकि 70 साल से कहा जा रहा है कि गुपकार में आप एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले, जो लोग एक बड़े मिशन और बड़े अज़म के साथ लड़ रहे होते हैं, 370 आपका भी जिनका लोगों की डिग्निटी, लोगों की इज्जत नफ्स, लोगों की पहचान, सेल्फ रूल के लड़ेंगे, नहीं आप सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे या 370 के लिए लड़ेंगे? आपने अमेंडमेंट होगा उसके लिए लड़ेंगे, कोई अमेंडमेंट होगा उसके लिए लड़ेंगे। देखिए सेल्फ रूल हमारा एक डॉक्यूमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट ही रहेगा, डॉक्यूमेंट देखिए नहीं, हमारा एक रोड मैप है। अगर आप सेल्फ रूल को भी देखेंगे, 370 आपका इंटरनल डायमेंशन एड्रेस करता है। हमारे सेल्फ रूल में इंटरनल डायमेंशन भी है, एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, यानी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एजेंडा, आने जाने के लिए रास्ते। मेरे पास वक्त कम है, मैं और मजीद सवाल पूछूंगा और काफी तलख सवालात होते हैं। वो मुझे बताइए कि पाकिस्तान आप लोगों से क्यों खफा है, क्यों नाराज है?
اور نعیم خان بھی جانا چاہتے تھے پاکستان, ان کو ویزا نہیں ملا, ان کو بھی دھوکہ دے دیا. نعیم خان تو ہماری پارٹی میں, نعیم اختر معاف کیجیے گا, وہ بھی جانا چاہتے تھے. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی آپ نے دھوکہ دیا؟ مجھے تو میں تو پہلی بار یہ سن رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا اس چیز کے بارے میں؟ یہ میری علمیت میں نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آپ سے ناراض ہے؟ یہ ایسی چیز میری علمیت میں نہیں ہے, اور ہوگا بھی تو مجھے آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. چلیے آپ کچھ مزید جو میں سوال پوچھوں گا وہ مختصراً ہے. مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 370 کے بعد یہ وعدہ کیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے کہ اب ڈیولپمنٹ ہوگی, انڈسٹری یہاں پہ آئے گی, فیکٹری, ایجوکیشن پہ کام ہوگا, باقی چیزیں, تو طاہر سعید PDP کو کہاں پہ پرابلم ہے؟ دیکھیے کیا آپ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ چلیں گے, یا آپ پہلے سوال ہی میں نے نہیں کیا, کیا آپ اس چیز کے ساتھ چلیں گے کہ لوگوں میں غصہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ 370 جو ہے, جو فیصلہ لیا گیا, جو ڈیسیجن لیا وہ غلط تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انا پہ چوٹ آئی ہے, آپ کو جو ہے ڈسکریڈٹ کیا گیا, جو آپ کہہ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جیلوں کے اندر بھرا گیا, اب آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں, لوگ مرے ہیں جی, آپ ایک بات بتائیے مجھے, ایک بات بتائیے آپ, ڈیولپمنٹ سے کسی کو انکار نہیں یا بیزاری نہیں ہے, تو ہر ایک چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے, انفرادی سطح پہ بھی چاہتا ہے, اجتماعی سطح پہ بھی چاہتا ہے. کیا 5 اگست 2019 سے پہلے یہاں پہ ترقی نہیں تھی؟ نہیں, کہتے ہیں PDP نے کچھ سوال کے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں فگرز کے ساتھ جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو فگر کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. 5 اگست 2019 سے پہلے جموں کشمیر کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈائسس کیا تھا؟ یعنی کہ لائف سٹائل, اٹھنا بیٹھنا, ہیلتھ سٹرکچر, انفراسٹرکچر کیا تھا؟ ہلی سٹیٹس میں جموں کشمیر نمبر 1 تھا, ہلی سٹیٹس میں, اور انڈیا کی سٹیٹس میں ہم 90 نمبر پر ہیں. نہیں وہ آپ بنا کے آپ نے تو سٹی میں نہیں بناتا ہوں, اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمارے کالج بن رہے ہیں, یونیورسٹی, آپ میرے سوال کا جواب, یا تو آپ میرے سوال کا جواب لے لیجیے, یا میں پھر اٹھ کے چلا جاتا ہوں. آپ کو میرے سوال کا جواب سننا ہوگا. آپ نے الزام لگایا مجھ پہ, ہم نے کچھ نہیں کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ جموں کشمیر میں پورٹی ریٹ کیا ہے, نیشنل ایوریج کیا ہے, اور گجرات میں کیا ہے, مہاراشٹر میں کیا ہے, جو اب ڈیولپ جہاں پہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے وہ PDP کی نہیں, جہاں پہ نہیں, میں وہ, آپ میری بات سن لیجیے نا, یہاں پہ پورٹی ریٹ جموں کشمیر کا دیٹ از 9.something%, اراؤنڈ 10 کے آس پاس ہے. آپ کا نیشنل ایوریج ہے وہ 21% ہے, اور گجرات ماڈل جس کے نام پر BJP نے پورے انڈیا میں سرکار بنائی, گجرات ماڈل, گجرات میں 16% ہے, اور سب سے زیادہ پتہ لاسٹ میں اسٹیٹ کون ہے؟ اتر پردیش, جہاں ان کی اپنی سرکار چل رہی ہے, جہاں اس سے پہلے بھی 2 بار ان کی اپنی سرکار رہی ہے. آپ مجھے اگر جموں کشمیر ہم نے کام نہیں کیا ہے, اگر جموں کشمیر میں ہم نے کام نہیں کیا تو پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ اس لیے تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں آج. دیکھیے لوگوں کا غصہ جائز ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کا غصہ جائز. انفرادی سطح پر طاہر سعید کو کچھ نہیں ملا, طاہر سعید اس چیز سے ناراض ہو سکتا ہے. یونیورسل ایک فیکٹ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے اللہ نے بھی جو کائنات بنائی ہے, اللہ نے کسی کو کروڑوں دیا ہے, کسی کو لاکھوں, کسی کو کوئی نہیں کوئی. آخری سوال پوچھ رہا ہوں, اب لوگ اتفاق کتنا آپ سے کرتے ہیں وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن آخری سوال یہ پوچھ رہا ہوں, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو PDP ہے, آپ کی پارٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہے اور رہیں گے بھی, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ اچھا کریں لوگوں کے لیے. اب آپ کو کہاں لگتا ہے کہ چلیے PDP کے ساتھ جو حکومت آپ کی ٹوٹ گئی وہ چھوڑیے, اس کے بعد کہاں پہ آپ کو لگتا ہے غلطی ہو گئی کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیے, جو آپ نے الائنس کی بات کی تھی, میں نے آپ سے کہا الائنس ایک اچھی نیت سے کیا گیا ایک فیصلہ تھا, جو ہم نے ایک کسی کے, ہمیں معلوم نہیں تھا کسی کے دل میں, وہاں سے جو اپوزٹ پارٹیوں کے دل میں کیا ہے, ہم نے اچھی نیت سے ایک فیصلہ کیا تھا, جس میں ہم چاہتے تھے کہ جموں کشمیر کے لوگوں سے کے لیے کچھ اچھا ہو, جس میں انہوں نے ہم سے وعدے بھی کیے تھے, سپیسٹس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, ڈائیلاگ ہوگا, ریکنسلیشن ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوگی, باقی چیزیں ہوں گی. تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے. آپ نے دیکھا جو بار بار کہتے ہیں PM, وہ جو فنڈ جو انہوں نے ریلیز, وہ جو اناؤنس کیا تھا, ایک کام کریے, ابھی ایک اچھا موقع ہے, آپ جائیے وزیر اعظم کے پاس, معافی مانگ لیجیے. مجھے آپ ایک بار بتائیے, میری ڈگنیٹی پہ اٹیک ہو گیا ہے, میری عزت نفس پہ اٹیک ہو گیا ہے, میری پہچان کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں,
आपने जो फैसला मेरे फ्यूचर के बारे में था 370 35 ए जो मेरे लोग कह रहे हैं ना आप लोग नाकाम हुए, अब उनको कश्मीर के लोग उसमें कहीं है नहीं सर आप लोग फेल हो चुके हैं, अब उनको वो लोग फैसला करेंगे, लोगों ने फैसला कर लिया, वो लोग फैसला करेंगे, हमको एनसी चाहिए, हमको पीडीपी चाहिए, आपको टीवी स्टूडियो में बैठकर मैं और आप तो फैसला ले नहीं सकते हैं, वक्त आने पे फैसला होगा, वो वक्त आने पे जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। आप और मैं एएनएन न्यूज के टीवी स्टूडियो में बैठकर ये फैसला करने वाले कौन? क्योंकि आप भी तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आप फिर दोबारा मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं आखिर में, या अभी ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जो लड़ाई है अभी, ये डिग्निटी की लड़ाई है सर। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफ्स की लड़ाई है, उनके वजूद की लड़ाई है, अपने वजूद और अपने बका को बचाने की जंग है, जो हम सबको पीडीपी या नेशनल तारिक बात या ताहिर सईद ये हमारा इज्तिमाई जो है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो एक साल में हो चुका है। चलिए हम 370 की बात करते हैं, सेंटिमेंट शॉट हुए हैं, यहाँ पे नए 50 कॉलेज बनने वाले हैं, ठीक है, और बनने वाले हैं और बनाए जा रहे हैं कि कोविड नहीं होता। कहां मुझे तो बताइए, मैं आपके सवाल मैं गिनवाता हूं आपको, आप डरे नहीं, सुनिए। और ये पहली बार 70 सालों में पहली बार हुआ है। इसके बाद सुनिए, मिड डे मील जो यहाँ पे दी जाती है उसके लिए स्कीम निकाली गई है, उन्हें अब कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता जो मिड डे दिया जाता था उसमें काफी करप्शन का मामला था। इसके बगैर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पावर जो यहाँ पे हमारा बिजली का बड़ा इशू है, आप लोगों ने बड़े दावे किए और अभी यहाँ पे बिजली 24/7 दी जाएगी। इसके बगैर जो हमारा सैफरान था और हमारा जो यहाँ पे फ्रूट इंडस्ट्री वो तबाह हो रही है, उस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है अभी। और कोविड के बाद कश्मीर का एक नया ख्वाब पूरा होगा। आप क्यों नहीं होने देते? क्या डर लग रहा है आपको? चलिए आज अब हुकूमत नहीं करेगी अब आपको मेरा इंटरेस्ट, अब आपको पूरे इसके साथ मेरा जवाब सुनना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर आप मेरे देखिए तारिक साहब, आप मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए जी। ये जो आपने जो ये चीजें गिनवाई है ना, इसमें कॉलेजेस जो आप बात कर रहे हैं, कॉलेजेस का अप्रूवल आप गूगल आप देख सकते हैं जी। कॉलेजेस का अप्रूवल महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब हुआ है। आप जो पावर और क्या बात दूसरी क्या बात कही थी आपने? कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे पंचायत को मजीद जो है वो पावरफुल किया जाएगा। कॉलेजेस की बात कीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। आप तिब्बी कॉलेजेस जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च टीम ने आपको ये बताया होगा कि मेडिकल कॉलेजेस हमारी सरकार के दौरान बने हैं। ये हमारी सरकार, कौन सा बना है? आपका अनंतनाग वाला बना है, बारामूला वाला बना है, आपका जम्मू वाला बना है, वो 5 बनाए हैं। मेडिकल कॉलेज देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, अभी तो आप तो रामबाग फ्लाईओवर पूरा नहीं कर पाए। आप मेरी बात देखिए, उसको 5-10 साल नहीं, आपने रामबाग फ्लाईओवर देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है। आप जाके हम पे इल्जाम लगाएंगे, आप ये क्यों नहीं देखेंगे कि रामबाग फ्लाईओवर का काम जब शुरू हुआ उसके बाद सैलाब आ गया, उसके बाद हालात यहाँ पे खराब हो गए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स जो रेट इन्फ्लेशन वगैरह का वो मामला हो गया था। तो जो आपका रामबाग का जो फ्लाईओवर है ना, वो गवर्नर साहब ने आके रात में नहीं बनाया। ये चीज जो है ना, ये इसको टाइम लगा बनाने में, अब किसी के आने में, अब उसकी किस्मत थी, उसने आके उसका रिजर्व काट दिया, हमने किया। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले भी कभी रोक नहीं थी। मुझे आप एक बार एक साल में यहाँ कौन सी इंडस्ट्री एक साल में आप कौन सी इंडस्ट्री बड़ी लाए यहाँ पे? अभी तो अंबानी यहाँ एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर आप पहली बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको जो बाहर की है वो काम कर रही थी। 500 की करीब यूनिवर्सिटी आपको जम्मू के डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स में है। 24 बड़ी, अब मेरी बात सुनिए, 24 बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे हैं। आपके पास जो बाहर का बंदा आके यहां पे लीज लेके उसको वो इंडस्ट्री बना सकता था, जो उन्होंने जाके टीवी पे जाके झूठ बोला कि नहीं कर सकता था। यहां पे ऑलरेडी, हाँ, कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। यहां पे रॉ मटेरियल, अब मुझे पता है इनका 1 साल हो गया, कोई आया, मैं आपको बताता हूं, कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड की नहीं, आप मेरी बात बात कर रहे हैं, ये कोविड ने किया क्या? ये बहाना है, ये बहाना है। मुझे एक बताइए आप, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए, इन्होंने सबने उनको कश्मीर में जाने से इनकार कर दिया है। चलिए, इन्होंने ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था उनको, लेकिन उनका नहीं हो पाया। झूठ की बुनियाद पे बनाई गई इमारत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे तलक सवाल आपने सुने और आपने भी जवाब दे दिया। ताहिर सईद जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन आप पीडीपी के हैं, आज इनसे तलक सवाल हुए और अवाम ने भी देखा। पीडीपी की अगर बात करें तो इनकी यहाँ सरकार भी रही है, इन्होंने कितना काम किया या क्या नहीं किया वो अवाम तय करेगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम से इजाजत लेंगे, कल 7 बजे फिर आपसे बरह रास्त की मुलाकात। तब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह
نگہبان. بارہمولہ پہ بالکل ضلع بڑگام سے آپ